आज हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जीडीसी 2017 का पेपर पार्ट 5। पार्ट 4 में हम कर चुके हैं 110 क्वेश्चन तक और पार्ट 5 में करेंगे 110 से 130 क्वेश्चन तक। स्टार्ट करते हैं 111 से। कोहेसिव एनर्जी ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल इज मोर देन दैट ऑफ आयनिक क्रिस्टल। फिर देखते हैं कोहेसिव एनर्जी क्या होती है, ये क्या क्यों आती है। ये जनरली होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम। जी किसके लिए ज़्यादा होगी? जब दो मॉलिक्यूल या एटम के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड, उतनी कोहेसिव एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हम देखते हैं मोर देन। पहले ये देखते हैं नीचे वाला, किस टाइप का क्रिस्टल होगा, उनके अंदर बॉन्डिंग कैसी है और कोहेसिव एनर्जी कैसी है। ये सभी, ये इसी क्वेश्चन के लिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर अपन दे सकते हैं। वांडरवाल क्रिस्टल होता है। वांडरवाल जो बॉन्ड होता है वो सबसे वीक बॉन्ड होता है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक होता है, जितने भी मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होते हैं उनमें। तो कोहेसिव एनर्जी क्या होगी? वेरी लो होगी। उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। मेटेलिक क्रिस्टल होगा, उनमें मेटेलिक बॉन्ड होगा, उसकी एनर्जी मॉडरेट होगी, मतलब वंडर वाल फोर्स से ज़्यादा फोर्स होगा और आयनिक क्रिस्टल से कम होगा। मॉडरेट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आयनिक क्रिस्टल होगा। आयनिक क्रिस्टल क्या होता है? जिसमें आयन होते हैं Na+Cl -Cl। तो इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिस कारण एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ये होगी हाई होगी। और जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। जैसे कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पास वाले एटम से शेयर करता है। ये होता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसकी कोहेसिव एनर्जी सबसे हाई होगी। तो क्वेश्चन पूछा है कि एनर्जी ऑफ कोवलेंट, कोहेसिव एनर्जी ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल इज मोर देन आयनिक क्रिस्टल, less than ionic crystal, same as that of ionic crystal, can't be compared with that of ionic crystal। तो आयनिक क्रिस्टल से सी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, लो होगी। कोहेसिव एनर्जी ऑफ कोवेलेंट ज़्यादा होगी। कोवेलेंट क्रिस्टल इज, कोवेलेंट क्रिस्टल से इसकी कोहेसिव एनर्जी कम होगी, कोवेलेंट की ज़्यादा होगी। तो लेस देन आयनिक क्रिस्टल, मोर देन आयनिक क्रिस्टल, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। At the low temperature, the atomic heat capacity Cv of a solid is given by। ये फॉर्मूला हमने लिखा था 12/5 पाई की पावर 4 एन के बी, जिसको यहाँ पे लिखा है आर, और T/θd का क्यूब। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्रेशन होता है जो ये डी बाई से इसको सोल्व किया गया, सेटिस्फाई करता है डी बाई हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड में। ये डी बाई से आता है ये फॉर्मूला, ए टी प्लस बी टी क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट। तो डी बाई इसको सेटिस्फाई करता है। ये प्रोपोर्शनलिटी है टी क्यूब के एट लो टेम्परेचर इन सॉलिड। टेम्परेचर हाई होगा तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट आएगी। तो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो इन सब में टी क्यूब प्रोपोर्शनल ये भी है, और ये साथ में ये फैक्टर भी याद रखना है, ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये सब में टी क्यूब रहता है, लेकिन ये वाला कांस्टेंट है वो डिफरेंट होता है। यह है डी बाई के कारण हीट कैपेसिटी है, डी बाई के कारण। और ऐसे ही हमने पूरा इसका सोल्व किया हुआ है पार्ट फर्स्ट में। हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इस एग्जाम में चार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, हीट कैपेसिटी से। इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होल कोफिशिएंट आर एच ऑफ ए सब्सिक्वेंट इज रिलेटेड विद द मोबिलिटी म्यू ऑफ द करंट कैरिंग पार्टिकल वाई। तो इसकी मोबिलिटी कितनी होगी? तो हीट कोफिशिएंट आर एच कितना होता है? ई एस ऑन जे एक्स बी जेड इजकल टू 1/n ई, ये होता है होल कोफिशिएंट का फॉर्मूला। तो इसको रिलेटेड करना है म्यू से। फॉर्मूला में कंडक्टिविटी है और म्यू है। तो जे होता है
सिग्मा ई। ये होता है एन ई वी डी। और वी डी के लिए क्या लिख सकते हैं, म्यू ई। एन ई, ये आ गया मोबिलिटी, और ई। तो कंडक्टिविटी क्या आ गई, एन ई म्यू। और एन ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 1/RH, म्यू/RH। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा इसके लिए, म्यू इजकल टू मोबिलिटी इजकल टू कंडक्टिविटी गुणा होल कोफिशिएंट RH। ऑप्शन नंबर ए। ये होता है सोल होल कोफिशिएंट। इसका डायग्राम बनाते हैं, जो इससे रिलेटेड है, और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इधर से कनेक्ट है वोल्टेज। ये है एक्स डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ये है वाई डायरेक्शन, और ये है जेड डायरेक्शन। इसके अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड होता है बी जेड। अंदर की साइड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी जेड। तो ऊपर की तरफ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और नीचे की तरफ आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में वोल्टेज होता है वी एच, होल वोल्टेज। ये होती करंट की डायरेक्शन। ये आता है इसके लिए होल कोफिशिएंट का फॉर्मूला। होल कोफिशिएंट से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितनी चार्ज डेंसिटी है, और चार्ज डेंसिटी की टाइप क्या है, कि पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। इस यही फॉर्मूला आता है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर क्या फॉर्मूला होता है, पी म्यू पी का स्क्वायर माइनस एन म्यू एन का स्क्वायर, और डिवाइड में आता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी म्यू पी मोबिलिटी टू होल, प्लस एन म्यू एन इलेक्ट्रॉन के लिए इसका स्क्वायर। ये होता है सेमीकंडक्टर में, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज -1। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी होता है, जाइए इसको इंडिपेंडेंट से नोटेशन से, M/H इजकल टू -1। ये किसके लिए होता है, ये होता है डाई मैग्नेटिक्स के लिए। लेकिन ऑप्शन में क्या है, एंटी फेरो। इसके लिए, इसके अलावा सबके लिए जितने भी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सबके लिए इलेक्ट्रिक सस्पेबिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओनली डाई मैग्नेटिक्स के लिए ही नेगेटिव होती है। और ये नेगेटिव इस ऑप्शन के में कौन सा आएगा, ये देखते हैं। इसके लिए पॉजिटिव होती है सुपर कंडक्टर, फेरोमैग्नेटिक्स, और पीजो इलेक्ट्रिक। इसका तो कोई रिलेटेड ही नहीं है मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी से। ये आएगा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कंडक्टर में, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसको कहते हैं माइसनर इफेक्ट। ये होता है एच इजकल टू B/म्यू नॉट -M। तो बी इजकल टू होता है म्यू नॉट H+M। तो अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो यहाँ से आता है M/H इजकल टू -1। सुपर कंडक्टर के लिए होता है मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव। तो इसका आंसर आएगा बी, सुपर कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टर इज बेस्ड ऑन। बीसीएस थ्योरी किसने दी है, बार्दिन, कूपर और स्वीप। बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टर इज बेस्ड ऑन रिपल्सन इंट्रैक्शन, रिपल्सन तो होता ही नहीं है,
अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल इसमें आएगा ही नहीं। अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन लेटिस, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए डिस्कस करते हैं। इसका पहले तो है इसके तीन साइंटिस्ट के नेम जिसने ये थ्योरी दी है। ये थ्योरी सुपर कंडक्टर के लिए दी है। पहला है बार्दिन सुपर क्यूपर स्वीपर, बार्दिन। दूसरा है कूपर, जिसके नाम पे पड़ा है कूपर पेयर, पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, ये है स्वीपर। कूपर पेयर में क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स का। तो फिर चार्ज ऑफ कूपर पेयर ये कैसे बना? रिपल्सिव फोर्स होते ये दोनों एक दूसरे के पास रहने ही नहीं चाहिए थे, जबकि इसकी कूपर पेयर लेंथ होती है नैनोमीटर में और चार्ज होता है -2e। तो ये कैसे बना? ये बना है इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से। इलेक्ट्रॉन आता है, लैटिस को डिस्टर्ब करता है, फोनॉन जनरेट होता है। जब वो इस डिस्टरबेंस को ये इलेक्ट्रॉन देखता रहता है, तो इसके बीच में इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन लेटिस। इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव होगा तभी कूपर पेयर बनेगा, ये कूपर पेयर नहीं बनेगा। और कूपर पेयर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कूपर पेयर में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका मोमेंटम क्या होता है? एक का होता है के, एक होता है -k। दोनों का मोमेंटम क्या होता है? अपोजिट होता है। और टोटल स्पिन क्या होती है? 0 होती है। एक की अप होती है, एक डाउन होती है। और लेंथ ऑफ ऊपर कितनी होती है? नैनोमीटर ऑर्डर में होती है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। बाई चेंजिंग द साइज ऑफ नैनो मटेरियल प्रॉपर्टी दैट कैन चेंज, कि नैनो मटेरियल है उसका साइज प्रॉपर्टी को कैसे इफेक्ट करता है? तो साइज से चेंज होने से ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होती है। मतलब इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है? इसके दो रीजन है। एक तो होता है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन का, जिससे बाइंडिंग एनर्जी वगैरह दूसरा है क्वांटम कन्फाइनमेंट। इसके अंदर एक होता है एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हो जाते हैं, जितना पार्टिकल साइज कम हो जाएगी एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हो जाएंगे। दूसरा है साइज चेंज होगा तो उनमें क्या होगा? बैंड गैप चेंज हो जाएगा। जब चार साइज बढ़ता है तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाता है, यानी घट जाता है। और जब साइज बढ़ता है तो इसका बैंड गैप भी चेंज हो जाता है। अब देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ये इससे रिलेटेड क्या है? जैसे गोल्ड का, बल्क में है गोल्ड, तो ये क्या दिखता है? येलो कलर का। और जो नैनो पार्टिकल है गोल्ड के, वो दिखते हैं पर्पल कलर के, रेड और पर्पल कलर। तो साइज चेंज होने से कलर चेंज हो गया। कलर चेंज क्यों हुआ? कि जो बैंड गैप है वो चेंज हुआ। बैंड गैप चेंज हुआ तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वो डिफरेंट एनर्जी लेवल हुआ। तो एनर्जी डिफरेंट हुई, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुई, तो कलर चेंज हो गया।
तो बल्क गोल्ड होता है वो येलो कलर का दिखता है, और जो नैनो पार्टिकल होते हैं गोल्ड के, वो पर्पल या रेड कलर के दिखते हैं। इससे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। दूसरा आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कैसे चेंज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हार्डनेस हो गई, स्ट्रेंथनेस हो गई, तो ये क्या चेंज हो जाती है? मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, कि पहले इस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा था, उसके बाद में उससे कम टेम्परेचर मेल्ट होने लगेगा। नैनो पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, जैसे साइज घटता है उसका कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है वो। हार्डनेस चेंज होता है, उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। जैसे जैसे साइज चेंज होगा, ये सब चेंज हो जाएंगी। नैनो पार्टिकल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका? नैनो पार्टिकल का, वो कम होता है बल्क के कंपैरिजन में। मेल्टिंग पॉइंट इनका बल्क का, नैनो पार्टिकल है वो कम टेम्परेचर से मेल्ट हो जाते हैं। तीसरा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, बैंड गैप। तो ये सब चेंज हो जाती है, कंडक्टिविटी चेंज होती है, बैंड गैप चेंज होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर रिपेल फ्रॉम सुपरकंडक्टर, द इफेक्ट इज नोन एज। ये अभी हमने डिस्कस किया है। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपेल फ्रॉम द सुपरकंडक्टर, बीसीएस इफेक्ट, ये ऊपर पैर के लिए आता है। सी बैक इफेक्ट, ये भी नहीं होगा, इसका इफेक्ट होगा माइसनर इफेक्ट, ये आता है कूपर पेयर की टनलिंग के लिए। और बीसीएस थ्योरी आती है कूपर पेयर के लिए। और सी बैक इफेक्ट वो होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ईएमएफ जनरेट होता है। यह थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसके कारण ईएमएफ जनरेट होता है। ये थ्योरी दी गई है कूपर पेयर के लिए। माइसनर इफेक्ट डिस्कस किया है अभी। और जॉब्सन इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन कूपर यानी कूपर पेयर। कूपर पेयर की टनलिंग होती है दो सुपर कंडक्टर स्लैब के बीच में, जो होते हैं माइक्रोमीटर ऑर्डर के। इनके बीच में थिन इंसुलेटर जाती है। और एक होता है डीसी जॉब्सन इफेक्ट, एक होता है एसी जॉब्सन इफेक्ट। डीसी जॉब्सन इफेक्ट में वोल्टेज नहीं लगाया जाता है, एसी जॉब्सन इफेक्ट में वोल्टेज लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 118। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर टाइप सेकंड सुपरकंडक्टर इज लोअर देन दैट ऑफ टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर, हायर देन दैट ऑफ टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैसा हुआ? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड पे ये क्या करता है? सुपर कंडक्टिंग स्टेट। सुपर कंडक्टिंग स्टेट। और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड पे ये बिहेव करता है नॉर्मल कंडक्टर की तरह। नॉर्मल कंडक्टर। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर के लिए। मैग्नेटिक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या ज़्यादा होगा, देखते हैं। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर। इसके लिए प्लॉट बनाते हैं, दो प्लॉट होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी के बीच में और टेम्परेचर। दूसरा होता है मैग्नेटाइजेशन, -m और h के बीच में। सिमिलरली इसमें प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। इन प्लॉट के बेसिस पे क्या हो जाएगा? कंपैरिजन भी हो जाएगा।
मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, इलेक्ट्रिक सस्पेबिलिटी नहीं है। नेगेटिव साइन इसलिए आता है कि इसका मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है, यदि यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे प्लॉट टी से नेगेटिव आएगा। यह है मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। इसका प्लॉट आता है क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पे ये बिहेव करता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट। इसके बाद में हो जाती है नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। इसमें होता है दो टेम्परेचर होते हैं, एक तो Tc1, एक होता है Tc2। Tc1 से बिलो टेम्परेचर हुआ तो ये होगा प्योर प्योर माइनस एस्पेक्ट, ये होगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट। T1 C1 से बिलो टेम्परेचर पे ये बिहेव करेगा सुपर कंडक्टिंग की तरह। ये फॉलो करेगा माइसनर इफेक्ट को स्ट्रांगली। इसके बाद में ये होती है इसकी मिक्स स्टेट। यहाँ पे दोनों स्टेट मिलेगी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट मिलेगी और नॉर्मल स्टेट मिलेगी। और टेम्परेचर Tc2 से ज़्यादा होने पे नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट मिलेगी। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से बिलो टेम्परेचर पे, बिलो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पे ये माइसनर इफेक्ट फॉलो करेगा। ये होगा परफेक्ट डायमंड की तरह इसकी। ये होगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये होगा नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। इसमें दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होंगे, Sc1 और एक Sc2। बिलो Sc1 प्योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, बिटवीन Sc1 Sc2 मिक्स स्टेट, आफ्टर Sc2 नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। ये हो गई मिक्स्ड और ये हो गई सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो हायर देन द टाइफस सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ये होता है टाइफस ऑफ सुपर कंडक्टर, ये होता है हार्ड सुपर कंडक्टर। ये इम्प्योरिटी को टॉलरेट नहीं कर सकता, ये इम्प्योरिटी टॉलरेट कर लेता है। इसमें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हाई होता है टाइपस सुपर कंडक्टर से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी अप्लाई डीसी वोल्टेज V across a जॉब्सन जंक्शन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC जॉब्सन करंट इज। तो इसकी क्या होगी, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 EV अपॉन एच कट। चार्ज ऑफ ऊपर के होता है -2E। ये है चार्ज ऑफ ऊपर 2 EV अपॉन एच कट। ये होता है, यहाँ पे चार्ज 2E की जगह कूपर पेयर का चार्ज भी दिया जा सकता है। इस तरह पूछा जा सकता है कि 2E ना दिखे, चार्ज ऑफ कूपर पेयर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120। द डीके इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल टू द सुपरकंडक्टिंग इज गिवन बाय। तो ये हमने पढ़ा है, ये किससे आता है, लंदन सेकंड इक्वेशन से आता है। इसका आंसर होगा बी इजकल टू बी नॉट ई की पावर माइनस, ये इसका हम देखे थे फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड में इसका डेरिवेशन देखे थे। ये आता है लंदन सेकंड इक्वेशन से। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब किसी सुपर कंडक्टर पे बिलो क्रिटिक टेम्परेचर पे मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होता है तो परफेक्टली जीरो हो जाएगा मास्टर इफेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये इनसाइड में डीके करता है, एक्सपोनेंशियली डीके करता है। मास्टर इफेक्ट होगा तो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होता है। लेकिन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता परफेक्टली, ये एक्सपोनेंशियली डीके करता है। तो इसके लिए आता है बी इजकल टू बी नॉट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन लेमडा। लेमडा होती है पेनेट्रेशन डेप्थ। तो मैग्नेटिक से क्वेश्चन आगे 2-3 क्वेश्चन आ सके इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। नैनो फेज ग्रेफिन इज। ग्रेफिन क्या होता है, 3D में होता है ग्रेफाइट। ग्रेफिन क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर होती है, 2D हनीकॉम्ब लेटिस स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये होती है सरफेस की तरह, और बहुत सारी ग्रेफिन स्ट्रक्चर बन के क्या बनाती है, ये बनाती है ग्रेफाइट। इसकी थिकनेस होती है एटॉमिक लेयर के अकॉर्डिंग। ग्रेफिन की थिकनेस, एटॉमिक थिकनेस की 5.53 एंगस्ट्रॉम, और जनरली लेते हैं हम 0.34 नैनोमीटर यूज के लिए। ग्रेफिन लेयर, मोनोलेयर ग्रेफिन।
0.34 नैनोमीटर। तो एटॉमिक थिकनेस होती है इसकी, और हम यूज़ करते हैं रिसर्च पर्पज के लिए 0.34 नैनोमीटर, तो ये भी पूछा जा सकता है। और कार्बन नैनो ट्यूब होती है, वो 1D होती है, ये होता है ग्रेफीन। कार्बन नैनो ट्यूब होती है 1D, और जो 0D होती है फुलरीन C16, फुलरीन होती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और बाकी इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन नैनो ट्यूब हाईली मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्टली इज बिट्रेल मटेरियल, ये नहीं होगा ऑप्शन। कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कार्बन नैनो ट्यूब ये यूज होता है। कैन हैव ओनली सिंगल वॉल, नो। वॉल का मतलब 2D स्ट्रक्चर, ये क्या होता है 1D। तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बन नैनो ट्यूब की कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, और स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123, द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन नैनोट्यूब इज कंपेयर एंटायरली ऑफ, तो ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। डायमंड में क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ग्रेफिन में sp2, फुलरिन में sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ ओनली वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड all three dimension of material to nanoscale leads to the structure respectively। ये बोल रहा है क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फाइनमेंट और ज्योमेट्री का डायमेंशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो 1D में कन्फाइनमेंट कैसे होगा, इसके लिए आएगा क्वांटम वाल। क्वांटम वाल कैसी 2D स्ट्रक्चर होती है, वाल है दीवार है तो 2D होगा, लेकिन 1 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड कैसे होता है, ऐसे है वाल। तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन का कन्फाइनमेंट होगा। 2D कन्फाइनमेंट होगा क्वांटम वायर में। वायर की स्ट्रक्चर क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कन्फाइनमेंट होता है। क्वांटम वायर, इसकी डायमेंशन क्या होगी 1D। 3D कन्फाइनमेंट क्या होता है, 3 डायरेक्शन में, ये होता है क्वांटम डॉट में। इसकी डायमेंशन क्या होगी 0D या 3D, 0D बोलेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट क्या होगा 3 डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड। इसके आएगा क्वांटम वाल, क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलरीन। फुलरीन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, C16। इसमें क्या होते हैं 16 कार्बन एटम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और 12 होते हैं पेंटागन, 20 होते हैं हेक्सागन। यह सॉकर बॉल शेप मॉलिक्यूल ऑफ 20 कार्बन एटम हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ये होगा। इसमें भी 60 कार्बन एटम आ रहे हैं, लेकिन इसमें आ रहा है वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स होता है वीक। ये होता है कार्बन के 4 वैलेंस होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक शेयर से बनता है। जिससे होता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, वो स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126, एवरी मैट्रिक्स
एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज, हर्मिशियन मैट्रिक्स है ए को लिख सकते हैं बी प्लस आई, इसमें एक्सप्रेस है। ए है हर्मिशियन, हर्मिशियन का डेगर लेंगे तो ए डेगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। डेगर मीन्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ये इसका अपोजिट, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, वही कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट आइटा को माइनस आइटा में हो जाएगा चेंज। ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका क्या होगा, डेगर क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेशन सेम होगा, ए डेगर इक्वल टू ए का डेगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा बी, इसमें बी और सी दोनों रियल दे रखे हैं हर एक ऑप्शन में, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम होगा, बी का बी हो जाएगा। इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, आइटा का हो जाएगा माइनस आइटा, सी का ट्रांसपोज। तो ए डेगर बराबर क्या है, तो इसको करेंगे कंपेयर, आइटा सी ट्रांसपोज, कंपेयर होगा बी प्लस आइटा सी, यहाँ पे माइनस है बीच में ये वाला, तो बी ट्रांसपोज आ गया बी और सी ट्रांसपोज आ गया माइनस सी। तो हमने कंडीशन पढ़ी है, ए ट्रांसपोज ए मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये होता है एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बी एंड सी आर रियल एंड सिमेट्रिक, बी एंड सी आर रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बी इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बी इज रियल एंड सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक है, सी इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्डा एंड म्यू विच shall make irrotational आर रेस्पेक्टिवली, irrotational का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो, जनरली मैंने देखा है डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो, ई की वैल्यू होती है माइनस डेल वी, डेल क्रॉस डेल वी इक्वल टू जीरो, ये ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। तो वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल क्रॉस ए जीरो करेंगे, तो डेल क्रॉस ए करेंगे आई केप जे केप के केप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, आई कैप की वैल्यू लिखेंगे एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, लेमडा एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड, ये आएगी के कैप के करस्पॉन्डिंग म्यू वाई प्लस जेड, इसका करेंगे डिटरमाइन जीरो, तो लिखते हैं आई कैप, इसका करेंगे वाई के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव तो क्या आएगा म्यू, इसका करेंगे जेड के करस्पॉन्डिंग तो आएगा थ्री माइनस थ्री माइनस जे कैप, इसका करेंगे एक्सिस सापेक्ष तो आएगा वन, इसका करेंगे जेड के करस्पॉन्डिंग तो आएगा वन प्लस के कैप, इसका करेंगे एक्स के करस्पॉन्डिंग तो आएगा लैम्डा, इसका करेंगे वाई के करस्पॉन्डिंग आएगा टू, इसको करेंगे जीरो, तो म्यू इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी जीरो है, म्यू इक्वल टू थ्री और लैम्डा इक्वल टू टू, तो आंसर आएगा लैम्डा इक्वल टू टू और म्यू इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, पूछा है ये कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई, यह है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम देखते हैं कि
बाकी इक्वेशन के बारे में देखते हैं कौन सी होती है, वो भी पूछ जा सकती है। लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है 1 - x² d² y/dx² -2x dy/dx प्लस n+1 y = 0। ये होती है लेजेंड्री। लिखेंगे हर्माइट। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन d² y/dx² -2x dy/dx प्लस 2ny ये होती है हर्माइट। लिखेंगे लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है x d²y/dx² प्लस 1 - x dy/dx प्लस ny = 0। और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है ऐप के। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है पोजीशन का मोमेंटम में और मोमेंटम का पोजीशन में कन्वर्टन। ये होता है -∞ से इनफाइनाइट के बीच में, और लाप्लास होता है 0 से इनफाइनाइट के बीच में। ये होता है f(x) e⁻i kx dx। तो f(x) की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/√2π। यह लिमिट e⁻a x² e⁻kx dx। इस इंटीग्रेशन का हमने फॉर्मूला देखा है। ये कैसा इंटीग्रेशन इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये याद रखना होता है। e की पावर होता है -α(x²) e⁻βx dx। ये लिमिट ध्यान रखना है -∞ से इनफाइनाइट। तो इसका सॉल्यूशन होता है √π/α e⁻β²/4α। तो √π और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये वाला यहाँ पे a अल्फा, आगे है कांस्टेंट √2π e⁻β²/4α। β² क्या है आइटा के, तो आएगा -k²/4α। अल्फा की वैल्यू a। इसका आंसर आएगा रूट अल्फा की वैल्यू क्या है a है, पाई से पाई कैंसिल √2a e⁻k²/4a। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 4a, लेकिन कांस्टेंट में √2a। यह आया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है ग्रेडियंट del 1/r। r इसकी वैल्यू लिखेंगे आइटा del/x प्लस j कैप del/y प्लस k कैप del/z। यह है 1/r। तब आई कैप के लिए वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जनरलाइज कर देंगे जे कैप और के कैप के लिए। तो आई कैप del/x समीशन आई कर देंगे y और z 1/r। तो आई कैप रहेगा, आर जाएगा तो -1/r², और आर का करेंगे del r/del x। तो r² की वैल्यू हमने देखी है x² प्लस y² प्लस z²। तो 2r dr 2x dx 2y 2y dy सेम 2z dz। तो del r/del x की वैल्यू आएगी x/r। यह है समीशन आई कैप -1/r², ये आ गई x/r। इसका आंसर इधर लिखेंगे। तो इसका आगे 1/r²,
और अक्स के साथ आई कैप लग जाएगा। आई कैप, अक्स आई कैप अपॉन आर, ये समीशन। तो माइनस अक्स आई कैप अपॉन आर क्यूब, ये है आई कैप के लिए। सिमिलर टर्म आएगी जे कैप के कैप के लिए। तो अक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप अपॉन आर क्यूब। तो ये आ जाएगी माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए।